डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हमेशा से एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है और इस समय ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि 14 जून को विधि आयोग ने राजनीतिक रूप से जितना जो ये संवेदनशील मुद्दा है इसके ऊपर एक महत्वपूर्ण पहल की है। 22वें विधि आयोग ने एक बार फिर से इस पर जनता और जितने भी मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठन हैं उनके विचार मांगे हैं। इस मुद्दे पे रुचि रखने वाले लोग और संगठन 30 दिन के भीतर विधि आयोग से अपने विचार साझा कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि वह जरूरत पड़ने पर उन व्यक्तियों को और संगठनों को भी चर्चा के लिए बुला सकते हैं। जैसे ही यूसीसी की चर्चा शुरू होती है, हम देखते हैं कि वहां पर उसके समर्थन और विरोध कई जगह पे कई प्रकार की परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, इस वीडियो में हम ये जानने का ट्राई करेंगे कि यूसीसी क्या है, किस तरीके से ये हमारे संविधान से संबंधित है। ठीक है, इसके साथ साथ ये मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस तरीके से प्रभावित करता है और इसका क्या महत्व है, ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं यूसीसी क्या है। यूसीसी एक तरीके का एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो किसी भी धर्म और जाति के ऊपर निजी के जो जितने भी निजी कानून यानी कि जो पर्सनल लॉ हैं उनके ऊपर ये रखा गया है। देखिए, यूसीसी हमेशा से भारत में एक विभाजनकारी मुद्दा रहा है, जिसके समर्थकों का तर्क हमेशा से ये रहा है कि समानता और पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देगा, जबकि विरोधी हमेशा यह कहते हैं कि ये धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अभ्यासों में हस्तक्षेप करेगा। कुल मिलाकर हमने हमेशा देखा है कि यूसीसी पर जितनी भी बहस है वह देश में विधि, धर्म और संस्कृति के बीच के जितने भी जो संवेदनशील और जटिल जितने भी हम लोग के यहाँ के संबंध है उनको बताती है। यूसीसी एक प्रकार के भारत के लिए प्रस्तावित एक विधिक ढांचा है जो भारत के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हो, विवाह, तलाक, गोद लेने व उत्तराधिकारी जैसे व्यक्तिगत विषयों से संबंधित सार्वभौमिक एक समान कानून है। ठीक है, इस संहिता की आकांक्षा संविधान के अनुच्छेद 44 में है, जहाँ पे कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक है, यह है हमने, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि गोवा में यह 1961 से लागू है। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सूडान, टर्की, इजिप्ट जैसे कई देशों में यूसीसी हमें लागू भी देखने को मिलता है। ठीक है, समान नागरिक संहिता यह सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बारे में जनहित याचिकाओं को खारिज करने की भी केंद्र सरकार ने ऐसा कहा है कि आप इसको खारिज करिए। ठीक है, इस तरीके से ये 44वां जो नीति निर्देशक तत्वों में है उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत में हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से पर्सनल लॉ या व्यक्तिगत कानून की स्थिति है उसके आधार पे कैसे है। देखिए, विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी जैसे जितनी भी चीजें हैं वह सब भारत में समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, भारतीय संसद द्वारा 1956 में हिंदू व्यक्तिगत कानून, हिंदू में सिख, जैन और बौद्ध भी आते हैं, उनको संहिताबद्ध किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें यह 4 भागों में विभाजित दिखता है हमें: हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी नियम, हिंदू अप्राप्यता और संरक्षक अधिनियम, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम। इसके अलावा 1937 से ही शरीयत का कानून मुसलमानों के सभी व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो एक तरीके से हम ये देखेंगे कि भारत में जिस तरीके से जो पर्सनल लॉ है वह आपके धर्म के आधार पे, धर्म के कानून के आधार पे आधारित है। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में जब जानते हैं, इसकी जो चर्चा का कारण है या इस प्रकार की जितनी भी चीजें, उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम देखते हैं कि राज्य की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नीति निर्देशक तत्वों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसका अच्छे से कोई कार्य नहीं किया गया है। ठीक है, समान सिविल कोड का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे में सभी नागरिकों के लिए, सभी धर्म के व्यक्तियों के लिए एक जैसा कानून।
ठीक है। इस वक्त हमारे देश में सब पे अलग अलग नियम है। जो व्यक्ति हिंदू है उसका विवाह विच्छेद और जितनी भी उत्तराधिकार की चीज़ें या जितनी भी चीज़ें होंगी वह हिंदू पर्सनल लॉ से संबंधित होगी और मुसलमानों की मुस्लिम व्यक्तिगत विधि से। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद यह होगा कि किसी भी समुदाय विशेष के लिए कोई अलग से नियम नहीं होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोवा एकमात्र एक ऐसा राज्य है जिसमें सीमित अधिकारों के संरक्षण को छोड़ के समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों पर लागू है। 1961 से भारत में शामिल होने के बाद गोवा दमन दीव के प्रशासन में भारतीय संसद ने एक कानून पारित किया और इनको भारतीय संसद ने पुर्तगाल सिविल कोड जो पुर्तगाल का जो सिविल कोड था 1867 का उसके अंतर्गत रखा गया है और उस समय से ही गोवा में समान नागरिकता सिद्धांत लागू है। ठीक है। और इसके अंतर्गत वहाँ पे उत्तराधिकार, दहेज, विवाह के संबंध में हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन सभी के लिए एक ही कानून है और इसके साथ साथ यह भी है कि इसमें ऐसा प्रावधान है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पूरी तरीके से अपनी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो जितने भी चीज़ें आई हैं, जो ये लॉ कमीशन आया, लॉ कमीशन ने कई बार कई तरीके की चीज़ें लाई हैं जिस तरीके से वे चाहते हैं कि भारत में कई प्रकार के ऐसे उद्देश्य आए हैं जिनसे वह चाहते हैं कि इस प्रकार का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वह कई प्रकार के संगठनों और व्यक्तिगत व्यक्तियों से प्रभावित हो, उनके विचारधाराओं से प्रभावित हो के वह इसके बारे में कई बार आपसे विचार भी मांगते। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी भी विधि आयोग ने ये कहा है कि आप अपने प्रस्ताव हमें भेज सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें भी वह करते हैं। भारत में यूसीसी की दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं, तो देखिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 हमें एक प्रयास दिखता है जिसके तहत किसी भी नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, नागरिक विवाह की अनुमति है। यह किसी भी भारतीय व्यक्ति को धार्मिक रीति रिवाजों से बाहर विवाह करने की अनुमति देता है। इसके साथ साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यह देखने को मिलता है, जैसे कि जो बहुत फेमस हुआ है वह है शाह बानो का केस, जो कि 1985 में आया था। इस मामले में शाह बानो द्वारा भरण पोषण के दावे को व्यक्तिगत कानून के तहत खारिज कर दिया गया था। उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 125 जो कि पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के संबंध में सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, उसके तहत शाह बानो के पक्ष में निर्णय दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये आगे भी अनुशंसा की थी कि काफ़ी टाइम से जो ये लंबित है, जो ये नहीं हो पा रही है, ये प्रक्रिया जो अधिनियम नहीं बन पा रहा है उसको अधिनियमित किया जाना चाहिए। ठीक है। हम ये देखेंगे कि कई बार हमें यह देखने को मिलता है कि जैसे ही इसके बारे में जैसे कि अभी आपने देखा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जैसे ही चर्चा प्रारंभ हुई, कई लोग इसके पक्ष में आते हो, कई बार हमें यहाँ पे विपक्ष भी देखने को मिलता है। ठीक है। इस पे बहस है, इस पे बहुत ज़्यादा बहस होती है। और अगर हम देखते हैं कि भारत में यूसीसी के संहिता के पक्ष में क्या तर्क है, सबसे पहला जो तर्क आएगा इससे आएगा लैंगिक समानता। ठीक है। इससे क्योंकि हमने देखा है कि जो पर्सनल लॉ है वह प्रायः महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, विशेष रूप से जो शादी, तलाक, उत्तराधिकार और संरक्षण के मामले में। जब यूसीसी आएगा तो इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरा ये होगा कि कानून की सरलता और स्पष्टता हो जाएगी। ठीक है। यूसीसी से जिस तरीके से पर्सनल लॉ के कई बार जो नियम हैं जो सही नहीं हो पाते, सही तरीके से प्रतिस्थापित नहीं हो पाते या सही तरीके से लागू नहीं हो पाते, उस प्रकार से जब यूसीसी आएगा तो वह सभी व्यक्तियों पर एक प्रकार से लागू होगा और ये लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए, क्योंकि तब एक लॉ होगा सभी के लिए। ठीक है। दूसरा होगा कि तीसरा पॉइंट इसमें यह देख सकते हैं कि एकरूपता और निरंतरता दिखाएगा। यह सभी पर एक प्रकार से लागू होगा, जिससे सभी प्रकार की जो भेदभाव और असंगति की जो जोखिम है वह भी कम होगा। और इसके साथ साथ यह धर्म या व्यक्तिगत कानून के आधार पर जो भेदभाव है उसको समाप्त करता है और सभी को समान सुरक्षा और समान अधिकार भी देगा। आधुनिकीकरण और सुधार, यह इसका चौथा पॉइंट है। यह आधुनिकीकरण और सुधार को अनुमति देता है। इसके साथ साथ यह समकालीन मूल्यों और सिद्धांतों के साथ कानून को लागू करने का भी प्रयास देता है। युवाओं में जब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि डिजिटल युग में हम आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं की सामाजिक प्रवृत्ति और आकांक्षाएं इक्वलिटी, ह्यूमैनिटी, इन सब चीज़ों पर प्रभावित हो रही है, इसलिए यह उनके राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और हम देखते हैं कि इसके विरुद्ध में क्या तर्क है या विरोधियों का जो कहना है वह क्या है। उनका कहना है कि यह धार्मिक समुदाय
की स्वतंत्रता पे एक प्रकार से खतरा है। ठीक है, भारत एक बहुत धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। यहाँ पे धर्मों, संस्कृति और परंपराओं की समस्त समृद्ध विरासत एक बहुत विविधतापूर्ण है। इसलिए इस विविधता के लिए इसको एक खतरे के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि ये एक विशिष्ट कानून की जो व्यक्तिगत कानून को समाप्त कर देगा। यह धर्म की स्वतंत्रता के विरुद्ध भी कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जो कि मूल अधिकार में आता है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह इन अधिकार का उल्लंघन करेगा, क्योंकि व्यक्तियों को ऐसे कानून पालन करने की भी आवश्यकता होगी जो उनके धार्मिक विश्वास और प्रथाओं के अनुरूप नहीं होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे जो बड़ा मुद्दा देखते हैं वह है आम सहमति का अभाव है। लोगों में इसके बारे में लेके सहमति नहीं है, जिसकी वजह से भी काफ़ी मुद्दे उठने को देखते हैं। और इसके साथ साथ जो व्यवहारिक चुनौतियाँ हैं, कई प्रकार की जो हमें जो एक समाज में हमारी जनता के बीच में जो एक प्रकार का जो ये मिसकम्युनिकेशन आएगा, इस वजह से भी कई जगह संघर्ष की भी संभावना है। और ये एक बहुत संवेदनशील और राजनीतिकृत भी मुद्दा है, जिसकी वजह से कई बार हम यह देखते हैं कि यह इसकी स्थिति खराब हो सकती है। और यह हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, या हम कह सकते हैं हमारे देश के लिए भी काफ़ी खतरे की स्थिति बन सकता है। इसलिए यह बहुत, इसको संबोधित करना या इसके बारे में बात करना कई बार बहुत कठिन भी हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूसीसी किस प्रकार से एक बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है। ठीक है, इसकी बहस जो है ना, वह भारत में कई दशकों से चली आ रही है और लंबे समय से इसके सुधार की मांग की जा रही है। इसके साथ साथ हमारा ये सुझाव है, या एक कह सकते हैं कि हमारे समाज के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि यूसीसी के जितने भी सिद्धांत हैं या जितना भी जो मैटर है, इसको बहुत संवेदनशीलता और शांति से इसको सुलझाने की आवश्यकता है। यूसीसी को भारतीय संविधान में एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में रखा गया है, जिसका अर्थ यह है कि यह विधिक रूप से न परिवर्तनीय है, लेकिन सरकार एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इसका अनुपालन कर सकती है। कुल मिलाकर हम ये देखेंगे कि जो भारत में जो यूसीसी पे जो जारी बहस है, वह विधि, धर्म और संस्कृति के जटिल व संवेदनशील संबंधों को उजागर करती है, जिसकी एक अलग दृष्टिकोण से समीक्षा की जानी चाहिए और इसको चरणबद्ध तरीके से इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, ना कि किसी जल्दी में, किसी जल्दबाजी में, किसी विशेष प्रकार का कानून लाके स्थिति को खराब करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये हमारा एक तरीके से यूसीसी के बारे में, कानून के बारे में धारणा है। इसके साथ साथ यूसीसी को विकसित करने और लागू करने की प्रक्रिया में धार्मिक नेताओं, कानून विशेषज्ञ और समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा एक विस्तृत श्रृंखला का संलग्न किया जाना उपयुक्त होगा। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि यूसीसी विभिन्न समूहों के विविध दृष्टिकोणों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सभी नागरिकों के लिए उचित व वैलिड ही पॉइंट लाए गए हैं, जैसा कि इस समय विधि आयोग ने जिस प्रकार का सुझाव दिया है और लोगों से सुझाव मांगे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।